दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटिटीज के एडिशन से मैथमेटिकल इक्वेशंस किस तरह बनती हैं, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब क्वांटिटीज के बीच प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है तब मैथमेटिकल इक्वेशंस किस तरह बनती हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन इक्वेशंस को बनाते टाइम कांस्टेंट क्यों आते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप बहुत आसानी से 1000 रुपीज की प्राइज मनी जीत सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मैं हूं ईशान। जब क्वांटिटीज के बीच प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है तब उन्हें आपस में रिलेट करने के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह बनाई जाती है, ये बात हम इस एग्जांपल की हेल्प से अच्छी तरह समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि आप केले बेच रहे हैं और आपने इसके लिए एक रेट फिक्स किया हुआ है। 1 दर्जन मतलब कि 12 बनानास के लिए आपको मिलते हैं 24 रुपीज। 2 दर्जन मतलब कि 24 बनानास के लिए आपको मिलते हैं 48 रुपीज। इसी तरह 36 बनानास के लिए 72 रुपीज और 48 बनानास के लिए 96 रुपीज। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने से आप इजीली समझ सकते हैं कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बनानास। मतलब ये कि आप जितने ज्यादा केले बेचेंगे आपको उतने ही ज्यादा रुपए मिलेंगे। आप ये तो समझ चुके हैं कि मनी नंबर ऑफ बनानास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस रिलेशन की हेल्प से आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितने केले बेचने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। एक्चुअली अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि इन क्वांटिटीज के बीच किस तरह का रिलेशन है, और क्वांटिटीज के बीच के इस रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस सिंबल का यूज किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए ये यूज करते हैं। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। अब सवाल यह है कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ये तो बताया जा सकता है कि m n का कुछ टाइम्स होगा, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितने टाइम्स होगा। दोस्तों इस सिंपल से पैटर्न को देखने से आपको ये लग सकता है कि आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि m n का कितने गुना होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। जनरली क्वांटिटीज के बीच प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन इतने सिंपल नहीं होते हैं। किसी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न के केस में सिर्फ पैटर्न को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितने टाइम्स है, और तब इसके लिए हमें कोई जनरल वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। मोस्टली केसेस में हम इस जनरल वैल्यू को k से डिनोट करते हैं। मतलब ये कि अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि m n का k टाइम्स है, और इसके बाद उसी पैटर्न की हेल्प से हम k की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हम k को कांस्टेंट क्यों कहते हैं। हमें ये कैसे पता कि k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। वैसे तो ये बात इस एग्जाम्पल से ही समझी जा सकती है, लेकिन इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम मैथमेटिक्स की एक रियल इक्वेशन का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिएगा कि आप एक मैथमेटिशियन हैं और सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सर्कमफेरेंस किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, और किसी भी सर्कल को ऑब्जर्व करने पर आप इजीली समझ जाएंगे कि सर्कमफेरेंस सिर्फ डायमीटर पर डिपेंड करती है। मतलब कि सर्कल का डायमीटर इंक्रीज करने पर सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज होगी, और डायमीटर डिक्रीज करने पर सर्कमफेरेंस भी डिक्रीज होगी, और तब आप सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच प्रोपोर्शनलिटी के इस रिलेशन को इस तरह से लिखेंगे। अब ये पता करने के लिए कि सर्कमफेरेंस डायमीटर का कितने टाइम्स होगी, हम पहले ये एज्यूम कर लेंगे कि ये डायमीटर का k टाइम्स होगी, और फिर k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट साइज के सर्कल लेने होंगे। इन सभी सर्कल्स के प्रॉपर मेजरमेंट के बाद जब आप सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको हर एक केस में एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, और वो होगी 3.14। मतलब ये कि किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हर बार ये वैल्यू फिक्स रहती है, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। अब चूंकि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में इस नंबर को बार बार लिखना काफी इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए इस नंबर को हम किसी पर्टिकुलर लेटर से डिनोट करते हैं, और अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस में आने वाले कांस्टेंट्स को अलग अलग लेटर से डिनोट किया जाता है, जिससे कि उन्हें अच्छी तरह कैटेगराइज किया जा सके। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आने वाले कांस्टेंट को हम ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते हैं। अब अगर हम k को पाई से रिप्लेस कर दें तो सर्कमफेरेंस की इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, और अगर आप सर्कमफेरेंस को रेडियस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह होगी। अब सवाल ये है कि क्या हर एक इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू इसी तरह फिक्स होती है, या फिर कुछ इक्वेशंस में हमें फ्रीडम होती है कांस्टेंट की वैल्यू को चूज करने की। दोस्तों इन एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं कि किन कंडीशंस में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू को चूज करने की फ्रीडम होती है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहले से डिफाइन नहीं किया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाते टाइम हमारे पास कांस्टेंट को चूज करने की फ्रीडम होती है, और चूंकि सबसे ज्यादा सुविधाजनक वैल्यू 1 होती है, इसलिए ऐसी कंडीशंस में कांस्टेंट की वैल्यू को जनरली 1 मान लिया जाता है। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है तब कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से फाइंड करनी पड़ती है, और ये कुछ भी हो सकती है। इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू ये है। दोस्तों अगर आप भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।